अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस में हम इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, अक्रेंस के कहाँ कहाँ मौजूद होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में, स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में हम न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करेंगे, न्यूक्लियर पोर्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म्स की, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल की। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देखता हूँ। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली मीन के कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं कि जिनकी कवरिंग जो है वो 2 लेयर्स हैं, उनको हम डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज कहते हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी भी आगे पढ़ेंगे जो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होती हैं, और कुछ ऐसी भी ऑर्गेनेलीज हैं कि जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, वो विदाउट मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो उनको हम नॉन बॉन्डेड मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। दूसरा जो है न्यूक्लियस, ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल का क्या मतलब है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल में कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कौन सी एक्टिविटीज कब परफॉर्म करनी है, कौन सी एक्टिविटीज को नहीं परफॉर्म करना, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के पास मौजूद होती है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन जो है बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसी तरह सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम अक्रेंस की बात करेंगे। अक्रेंस यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में जो है ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। और न्यूक्लियस जो है ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रो मीन बिफोर होता है, कैरी ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पहले वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोकैरियोटिक्स हैं, यानी कि इन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी बुक के हवाले से जो हम 2 का जिक्र यहां पे करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स का। प्लांट और एनिमल्स के हवाले से, अब प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस, प्लांट के सेल में न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, और एनिमल के सेल में न्यूक्लियस कहां पाया जाता है। तो मैं ये स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं सेल के थ्रू। अब ये सेल है एनिमल सेल, और ये है प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में होता है। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ये न्यूक्लियस एनिमल सेल्स के अंदर, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है। अब इसकी वजह क्या है कि एनिमल सेल्स में सेंटर में और प्लांट सेल्स में जो है ये साइड पे। तो प्लांट सेल्स में क्योंकि लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है, तो सेंटर में जो है लार्ज वैक्यूल के मौजूद होने की वजह से न्यूक्लियस इज पुश्ड टू साइड ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को सेल के साइड्स पे जो है वो पुश कर देता है। कौन करता है भला? वो वैक्यूल्स कर देते हैं। वैक्यूल्स, अब हालांकि जब प्लांट सेल जो है वो यंग होता है या जब मैच्योर नहीं होता प्लांट सेल, तब न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है, और जैसे उसका वैक्यूल बड़ा होता जाएगा तो ये न्यूक्लियस को पुश कर देता है साइड पे, और सेंटर वाली जगह जो है वो वैक्यूल ले लेता है।
ये तो होगी इसके स्ट्रक्चर इसको सॉरी न्यूक्लियस की अक्रेंस की बात, कि प्लांट सेल में सेंटर में, एनिमल सेल्स में सेंटर में और प्लांट सेल्स में जो ये साइड पे होता है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम न्यूक्लियर एनवेलॉप को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलॉप, एनवेलॉप का मतलब होता है लिफाफा, यानी कि ऐसी चीज जिसमें कुछ जो किसी को ढांप ले, कवर कर ले। तो न्यूक्लियस को जो चीज कवर कर रही है, जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है, उसे हम क्या नेम देते हैं? न्यूक्लियर एनवेलॉप का। ये मैं सेल की स्ट्रक्चर नहीं बल्कि मैं एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो ना, ये सेल से न्यूक्लियस को मैंने बाहर निकाल दिया, ये एक न्यूक्लियस है हमारे पास। अब न्यूक्लियस की ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, इस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप का नेम देते हैं। फिर इसके बाद न्यूक्लियर पोर्स, दूसरा इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आया न्यूक्लियर पोर्स का। तो न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये साइटोप्लाज्म से मटेरियल को एक्सचेंज करता है। इन पोर्स को न्यूक्लियोप्लाज्म का नेम देता है। ये जो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे पोर्स बनाए हैं, इन पोर्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स आर टिनी पोर्स इन द न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्लाज्म का मीन होता है फ्लूइड। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म का नेम देते हैं। ये जितना भी फ्लूइड होगा न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है ये डार्क स्पॉट है न्यूक्लियस के अंदर। यहां पे ये न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, इस डार्क स्पॉट को न्यूक्लियोलस का नेम दिया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का? न्यूक्लियोलस जो है इसको आरएनए सिंथेसिस करवाता है। राइबोसोमल आरएनए फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस को, जहां पे राइबोसोम्स जो हैं वो सिंथेसिस होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम करेंगे क्रोमैटिन मटेरियल की बात। अब इसमें क्रोमैटिन मटेरियल भी मौजूद होता है जो कि नजर नहीं आता। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल कहा जाता है। तो सेल जो है ना, ये दो फेजेस में होता है, एक इसकी डिवाइडिंग फेज होती है और एक नॉन डिवाइडिंग फेज है। अब डिवाइडिंग फेज के दौरान तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, लेकिन जब नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है सेल, उस वक्त जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन जो है वो नजर नहीं आता। जब सेल डिवाइडिंग फेज में जाता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंडेंस हो जाती हैं, सुगड़ जाती हैं, फिर हमें जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है सेल के अंदर, जिनको हम क्या नेम देते हैं? क्रोमोसोम्स का। तो ये क्रोमोसोम्स डिवाइडिंग फेज के दौरान जो है वो नजर आते हैं। हालांकि ये वही क्रोमैटिन मटेरियल ही था जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन डिवाइडिंग फेज में ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नजर आता है। अब जब हमने क्रोमोसोम्स का जिक्र किया तो क्रोमो मीन होता है कलर और सोमा मीन बॉडी। क्रोमोसोम्स को जब भी माइक्रोस्कोप में देखें तो ये नजर नहीं आते, क्योंकि ये कलर्ड बॉडी हम उसको डिफरेंट डाइज डिफरेंट कलर करते हैं
उसके बाद क्रोमोसोम जो है वो वाज़े तौर पर नजर आते हैं। अब क्रोमोसोम्स में जब हम बात करेंगे तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन यूकैरियोट्स में क्या होगी और क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन प्रोकैरियोट्स में क्या होगी। तो यूकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें क्रोमोसोम्स जो है वो दो चीजों से बना है, डीएनए से और प्रोटीन से। उन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स का नेम देते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी है कि कौन सी प्रोटीन्स जो है वो यूकैरियोट्स का जो है वो क्रोमोसोम्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। जब हम प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस जो है क्रोमोसोम्स, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, सिर्फ डीएनए होता है। ये डिफरेंस याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, व्हाइल प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ ओनली डीएनए। उसमें सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीन्स नहीं होती। यूकैरियोट्स में डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी मौजूद होती हैं। थैंक यू सो मच।